नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। लेकिन आज अपराध की ये घटना बताने से पहले मैं ये बता दूं कि सृष्टि प्रकाशन ने अपनी किताब ऑपरेशन बजूका की ऑथर्स कॉपी 5 कॉपियाँ भेजी हैं। मेरे हाथ में आई। मैं चाहता हूँ आप भी देखें। बहुत खुशी हुई इसको देखकर। मेरी पहली कृति है ये। मेरे काम का पहला लेखा जोखा है। और इसको आज इन्होंने, मैं आपको दिखा दूँ, सारी पूरी किताब इन्होंने जो ऑथर्स कॉपी है वो आ गई। और बाकी लोगों की भी जिन्होंने इसको प्री बुक कराया है उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा हम 12 से और 15 के बीच में सबको डिलीवर हो जाएगी। जिन लोगों ने अभी प्री बुकिंग ऑर्डर नहीं किया है वो कर देंगे तो हमारे लिए भी सहूलियत होगी। बताया गया है कि कुछ पर्टिकुलर नंबर है किताबों का, अगर वो अमेज़न से निकलती हैं या बिक जाती हैं तो अगले एडिशन में या अगले संस्करण में उसको बेस्ट सेलर का दर्जा मिलता है। वैसे तो उन्होंने संख्या नहीं बताई कि अब तक कितने, लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा रिस्पांस है और हमें उम्मीद है कि 12 तारीख आते आते हम इसकी लगभग सभी प्रतियां बेच लेंगे, ऐसा प्रकाशन वालों ने बताया है। बहरहाल आप सृष्टि प्रकाशन के लोगों के मनोबल को बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। आज उन्होंने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो बुक स्टॉल है उसमें भी ये लगा दी है और उसकी फ़ोटो भी शेयर की है कि ये वहाँ भी इस महीने की जो किताबें हैं उसमें ये शेल्फ में लगाया गया है। दूसरा उन्होंने ये बताया कि बुक साइनिंग सेरेमनी लखनऊ में यूनिवर्सल और क्रॉसवर्ड इन दोनों में वो प्लान कर रहे हैं। हमें लखनऊ में रहते हुए ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और मैं उनके प्रयासों की, प्रकाशन वालों की, पब्लिकेशन वालों के प्रयासों की सराहना करता हूँ और ऐसा लगता है कि उन्हें भी इस किताब से कुछ उम्मीदें हैं। मैं किस्सा कोई परिवार के लोगों से कहूँगा। कुछ लोगों ने शुरू में कहा कि साहब ये हमको उपलब्ध नहीं है, जो यूएस में या यूके में या बाहर जो लोग रह रहे हैं, लेकिन अब वो amazon.co.uk पर भी उपलब्ध हो गई है। किंडल एडिशन के बारे में शुरुआत में लोगों ने पूछा था, वो भी इन्होंने रिलीज़ कर दिया है। लिहाजा आप इसका अगर आपने अभी तक प्री ऑर्डर नहीं बुक किया है तो कर लें और मिल जाए तो इसका रिव्यू ज़रूर लिखें। हमारे कुछ सुधी श्रोता जो आप भी देखते होंगे टिप्पणियों में बहुत लंबी लंबी टिप्पणियाँ करते हैं, बहुत ज़्यादा विश्लेषण की क्षमता है उनमें। वो घटनाओं का विश्लेषण, आज की घटना में मेरी बताई हुई चीज़ों का विश्लेषण, समाज के तमाम और कुरीतियों का या परेशानियों का विश्लेषण बहुत अच्छा करते हैं। उनसे अनुरोध है कि इसका रिव्यू ज़रूर लिखें। अच्छा खराब जो भी उनकी समझ में आए वो ज़रूर लिखें, क्योंकि अच्छा लिखेंगे तो फिर आगे सुधार की गुंजाइश नहीं होगी। जो कमी हो उसको ज़रूर लिखें ताकि आगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं आगे की तमाम प्लान्स कर रखे हैं। इतने दिनों से आपके साथ रहते रहते और आपकी जो आकांक्षा है या आपका जो प्रेम है, आपकी जो रिक्वेस्ट थी बार बार कि इन सब घटनाओं को किताब की शक्ल दिया जाए, लिहाजा मैं अपने किस्सा कोई परिवार की जो बातें हैं उससे सहमत हूँ और आगे भी ये किताबें आती रहेंगी। बहरहाल आज मुझे अपार प्रसन्नता है। आप सोच सकते हैं कि किसी की किताब उसके हाथ में दिखाई पड़ जाए और इसमें वो जो फ़ोटोग्राफ्स उन्होंने मांगे थे वो सब लगे हुए हैं। बीच बीच में इन्होंने फ़ोटोग्राफ्स दे रखे हैं। कुछ फ़ोटोग्राफ इसमें ऐसे हैं कि जब हम लोग
बाई एयर ये सक्सेसफुल ऑपरेशन करने के बाद लखनऊ में अमौसी एयरपोर्ट पर उतरे थे, उस समय पूरा लखनऊ उमड़ पड़ा था। उस समय की कुछ फ़ोटोग्राफ्स मिली हैं जो इस किताब में उन्होंने शेयर की हैं। लिहाजा मैं ये चाहूँगा कि आप लोग अगर इसे देखेंगे, और इसमें उससे संबंधित भी बातें लिखी हुई हैं। जब सर्विलांस एक कटिंग है इसमें इंडिया टुडे के उस अंक की, जिसमें इंडिया टुडे के जो शोधकर्ता हैं या जिन्होंने ये लिखा है, उन्होंने ये लिखा था कि द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ सर्विलांस इन द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ सर्विलांस द देन डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स राजेश पांडे got a telecom engineer in Allahabad to devise a typewriter-sized interception box. The box was hugged around and connected to switching station. ये जो भी जिनका भी ये लेख रहा होगा, ये हमारे ख्याल से दिसंबर 2010 का स्पेशल अंक आया था, जब ये टेलीफोन टैपिंग का नीरा राडिया वाला केस जिसने पूरे देश में तहलका मचा दिया था, उसी समय इंडिया टुडे ने ये विशेष अंक निकाला था। ये है दिसंबर 2010, जिसमें इस डिवाइस का जिक्र किया है। मुझे पता नहीं था कि मुझसे पहले किसी ने बनाया है कि नहीं बनाया है, लेकिन बकौल राइटर के या बकौल जिन्होंने इसका शोध किया है, जिन्होंने टेलीफोन टैपिंग की हिस्ट्री भारत में लिखी है, उन्होंने लिखा है कि जो मैंने उस समय बनवाया था इंटरसेप्शन के लिए एक छोटा सा इक्विपमेंट, वो देश का पहला इक्विपमेंट था। बहरहाल आपके सहयोग के लिए, आपके प्यार के लिए, आपने जो इज्जत बख्शी है मुझे, उसके लिए मैं आप सबका दिल से शुक्रिया करता हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं आप का धन्यवाद करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैंने कभी कोई किताब नहीं लिखी, कभी कोई लेख नहीं लिखा, मैंने कभी कोई कॉलम नहीं लिखा, और आपके सामने किस्सा गोई बोलते बोलते या किस्सा गोई कहते कहते या अपराधों की घटनाओं का विवरण या विश्लेषण करते हुए ये शायद मैं इसको सीख गया अपने आप, और अब आप ये बताएंगे कि क्या क्या कमियां इसमें रह गई थी, या जो चीज़ आपको खटक रही है वो ज़रूर बताइएगा। रिव्यू लेकिन लिखिएगा ज़रूर। हम जानते हैं कि हमारे किस्सा गोई परिवार में कम से कम 500 ऐसे सुधी श्रोता हैं जिन्हें पढ़ने का इंटरेस्ट है, जिन्हें लिखने का इंटरेस्ट है, जिन्हें टिप्पणियों की महारत है। उन लोगों की रिव्यू मैं ज़रूर जानना भी चाहूँगा और देखना भी चाहूँगा। आज काफ़ी समय आनंद के मेरे इन क्षणों में मैंने आपका काफ़ी समय लिया। सामान्य रूप से क्राइम की घटना बताते समय मैं आपका कीमती समय नहीं लेता हूँ, लेकिन आज हमारी उम्र के इस 62वें पड़ाव पर आज मुझे जो ये प्राप्त हुआ, मैं इसको रोक नहीं सका और मैंने सोचा परिवार से इसको साझा करना चाहिए। आज जो वाकया मैं बताऊंगा वो लगभग 4 महीने पहले का है। उत्तर प्रदेश की घटना है। स्थान था अलीगढ़ रेलवे स्टेशन। तारीख थी 20 अप्रैल 2023। प्लेटफॉर्म नंबर 7 के पास जो शौचालय है, चूँकि मैं अलीगढ़ लगभग 2 साल एसएसपी रहा, इसलिए मुझे आइडिया है कि ये शौचालय कहाँ पर है। अलीगढ़ के रहने वाले भी इसको जानते हैं, या जो स्टेशन पर ये घटना सुनने के बाद जाएं तो प्लेटफॉर्म नंबर 7 के उस शौचालय को देखें। उस शौचालय के पास जैसे ही आप भीतर घुसेंगे, वहाँ पर एक व्यक्ति सिर पीट रहा था, रो रहा था, चिल्ला रहा था। 112 नंबर को फ़ोन किया। जीआरपी और आरपीएफ दोनों के जवान
दोनों के प्रभारी भागते हुए आए। स्टेशन अलीगढ़ जिले के थाना बन्ना देवी में पड़ता है। बन्ना देवी के इंस्पेक्टर भी दल बल के साथ आ गए, क्योंकि वहाँ एक 65 वर्षीय बुजुर्ग का शव पड़ा था। उसके सीने पर चाकू से बहुत गहरे घाव किए गए थे। तमाम ब्लड स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर फैला हुआ था। जो व्यक्ति उसके पास रो रहा था वो उसका बेटा था। मृतक बुजुर्ग का नाम महेंद्र पाल सिंह था। वो एटा के पुराहर का रहने वाला था। और जो लड़का बार बार चिल्ला रहा था, बेहोश हो रहा था, वो उसी का इकलौता लड़का अनुराग सिंह था। प्रेस भी पूरी पहुंच गई। गंभीर घटना थी। प्लेटफॉर्म पर भरी भीड़ के बीच में किसी की चाकुओं से गोद कर हत्या हो जाए। पुलिस ने लड़के को अलग बुलाया, पूछा क्या बात है। उन्होंने कहा साहब हम लोग स्टेशन पर उतरे ही थे कि 4-5 लोग आए। पिताजी जान बचाने के लिए बाथरूम की तरफ भागे और फिर उन्हीं में से 2 लोगों ने चाकू मार दिया। पिताजी गिरे और थोड़ी देर में उनकी मृत्यु हो गई। मैं उन लोगों के पीछे भागा जो पिताजी को चाकू लेके दौड़ा रहे थे। पुलिस को इस बात पर 100% यकीन हो गया। उन्होंने कहा कि मारने वालों में या दौड़ाने वालों में किसी को पहचानते हो। उन्होंने कहा साहब मैं पहचानता भी हूँ 1-2 लोगों को। और फिर पानीपत के रहने वाले 2 लोगों के साथ 2 अज्ञात के खिलाफ एक FIR लिखी गई। एक टीम पानीपत भेजी गई। जिन लोगों का नाम लिखाया गया था वो घर पे मिले। उनसे बताया गया कि इस तरह एक हत्या हुई है, तुम नामजद हो। उन्होंने कहा साहब हम कहीं निकले ही नहीं, यहाँ से फलाना बाजार से यहाँ। पुलिस ने स्थानीय पुलिस की मदद से आसपास जो भी CCTV कैमरे लगे थे उनकी फुटेज निकाली। 3 दिन की भारी मशक्कत के बाद ये पता लगा कि इन लोगों का नाम गलत लिखवाया गया है। इनका उस घटना से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस ने स्टेशन के प्लेटफॉर्म की, चूंकि बहुत बल्क में डाटा होता है, बहुत ज़्यादा कैमरे भी हैं, उस पर कंसंट्रेट किया। 4-5 घंटे में ये पता लगा कि ट्रेन से एक महिला, मृतक बुजुर्ग और अनुराग उतरे। उतरने के साथ ही ये बुजुर्ग थोड़ा लड़खड़ाने लगा। अनुराग ने उसका हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ के सहारा देकर उसे प्लेटफॉर्म नंबर, ऊंचाहार एक्सप्रेस आई थी 7 नंबर प्लेटफॉर्म पर ये आई थी, उसे सहारा देकर शौचालय की तरफ ले जाने लगा। रास्ते में जो राहगीर मिले प्लेटफॉर्म पे जाने आने वाले यात्री, उन्होंने पूछा भी कि भाई क्या बात हो गई। साथ में चल रहे लड़के ने जो बातचीत से समझ में आया कि उसने बताया कुछ नहीं, कुछ तबीयत खराब है, इनको उल्टी आ रही है, मैं इनको शौचालय तक ले जा रहा हूँ। बात वहीं ख़त्म हो गई। उनके साथ जो सामान था वो सामान लेकर महिला प्लेटफॉर्म पर ही बैठी रही। थोड़ी देर बाद हड़बड़ाहट में अनुराग बाहर निकला। उसके हाथ में कुछ वस्तु थी, लेकिन वो चमकीली नहीं थी, चाकू नहीं था। थोड़ी देर बाद वो फिर लौट कर गया और प्लेटफॉर्म के उस तरफ हाथ की उस चीज़ को फेंक दिया, जो CCTV में या फुटेज में साफ नहीं दिख रही थी। पुलिस को समझ में आ गया कि दाल में कुछ काला है। पुलिस की जो टीम पानीपत गई थी नामजद लोगों के बारे में पता करने के लिए, उस टीम ने ये बताया कि साहब आज ही यानी घटना के दिन ही
यानी 20 अप्रैल 2023 को ही ये मृतक जो अनुराग का पिता था और अनुराग जिसको नामजद कराया गया था, उसकी पत्नी के साथ इन लोगों ने बातचीत की थी और संभवतः उसकी पत्नी अनुराग के साथ भागने की जिद कर रही थी और इसीलिए दोनों परिवारों में आपस में झगड़ा हुआ था। पुलिस को 5 मिनट नहीं लगा समझने में कि क्या हुआ होगा। पुलिस ने फौरन अनुराग को थाने पर बुलाया। 4-5 टीमें बनाई गईं और जीआरपी की एक टीम, बन्ना देवी की एक टीम और तमाम अलीगढ़ जीआरपी के इंस्पेक्टर, कुल 5 टीमें बनाई गईं और जीआरपी के इंस्पेक्टर सुबोध यादव स्वयं ही पानीपत के उस जगह गए थे जहां के लोगों को नामजद किया गया था। बहरहाल उसको बुलाया गया और पूछताछ शुरू की। पूछताछ में क्रॉस करने के लिए पुलिस के पास प्लेटफॉर्म की सीसीटीवी फुटेज, जिन लोगों को नामजद किया गया था उनके आसपास की सीसीटीवी फुटेज और सीडीआर थी, लड़के की भी, मृतक की भी और मृतक के साथ जो महिला गई थी उसकी भी, आरोपित दोनों नामजद अभियुक्तों की भी। इतने सामान से लैस होकर पुलिस ने पूछताछ शुरू की। पुलिस जब उसने पूछताछ शुरू की तो अलग अलग जगह पर अनुराग का अलग अलग बयान आने लगा। कितने बजे पहुंचे थे, कब आए थे, ट्रेन कितने बजे खड़ी हुई, पिताजी की तबीयत कब खराब हुई, और धीरे धीरे अनुराग बहकने लगा पूछताछ में और फिर वही किया गया जो किया जाना चाहिए था। थोड़ी देर में तोते की तरह पूरी बात वो बताने लगा। उसने बताया कि मैं अपने पिता की इकलौती संतान हूँ, इकलौता लड़का हूँ। बड़े लाड़ प्यार से मुझे मेरी माता और पिता ने पाला है। पिता का मेरे ऊपर विशेष प्यार और विशेष स्नेह था। मैं नौकरी के सिलसिले में पानीपत गया था। पानीपत में मुझे ठीक ठाक काम भी मिल गया, लेकिन इसी दौरान मेरा वहाँ पर एक शादीशुदा महिला से अफेयर हो गया। उस महिला के 3 बच्चे थे। महिला का काल्पनिक नाम मैं यहाँ सीमा कहूँगा। सीमा के 3 बच्चे थे और फिर वही हुआ शुरू। जीने मरने की कस्में खाने लगे, 7 जन्म साथ रहने की बातें होने लगीं। ये वो उनके बिना जीने का मतलब नहीं रह गया। सभी लोग जानते हैं जो इस चक्रव्यूह में कभी फंसे होंगे कि कस्में वही हैं, ले दे के वही 5-7 कस्में हैं जो खाई जाती हैं और जिनका पालन जीवन में कभी नहीं किया जाता, लेकिन खाई जरूर जाती है। बहरहाल उसने ये बताया कि करीब घटना से 2 महीने पहले मैं सीमा को लेकर अपने गांव आया। अपने गांव में जहां का वो पुराहर का रहने वाला था, वहां पर वो 2 दिन रुकी। गांव में ही अपने किसी जानकार व्यक्ति के घर उसने उसको रोका था और वहीं रहता था। ये भी बताया कि हमारी इसकी शादी होने वाली है, शादी होने के बाद ही मैं इसे घर पर रोकूंगा। अभी चूंकि शादी हुई नहीं है, मैं इसको अपना घर दिखाने आया हूँ। इसे यकीन नहीं हो रहा था, मैं सिर्फ ये दिखाने आया हूँ कि जहाँ तुम्हें रहना है पक्का मकान है, ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, गाय भैंस दरवाजे पे बंधे हुए हैं, हम लोग बहुत इज्जतदार लोग हैं। 2 दिन बाद फिर वो वापस चली गई। फोन से हम लोगों की बात होती रही। तब एक दिन उसने फ़ोन किया सीमा ने कि अब तुम चले आओ और हम तुम्हारे साथ चलेंगे,
शादी यहाँ करना ठीक नहीं है, हम अलीगढ़ चल के ही शादी, एटा चल के ही शादी करेंगे। उसने कहा ठीक है। ये बात उसने अपने पिता को बताई, बुजुर्ग पिता को, कि मैंने शादी करने का निश्चय किया है, लड़की मैंने देख ली है और ऐसा ऐसा है, लड़की बहुत अच्छी है, महिला मतलब बहुत अच्छी है, आपकी सेवा करेगी, ख्याल रखेगी, घर का ख्याल रखेगी, घर को ठीक कर देगी। इस तरह की बातें उसने बताई पिता को। पिता के तमाम डाउट्स भी थे, इकलौती संतान थी, अकेला लड़का था। उन्होंने पूछा भाई शादीशुदा है, वो कैसे आ जाएगी? उन्होंने कहा आप पिताजी मुझसे बहस न करिए, मेरे साथ चलिए, मैं उससे आपसे मुलाकात करा दूंगा, आप उससे जितने सवाल पूछना चाहें पूछ सकते हैं। तय हुआ, पिता और बेटा दोनों पानीपत पहुँचे। बेटा जहाँ रहता था, पिता वहीं रुका, खाना पीना खाया। लड़के के यहाँ पहली बार वो गया था। पानीपत घूमने की जो भी जगह थी, गांव देहात का रहने वाला बुजुर्ग व्यक्ति, उसे बड़ा अच्छा सा लगा। अगले दिन अनुराग सीमा को लेकर पिता के पास आ गया और कहा कि पिताजी आपको जो कुछ पूछना हो पूछ लीजिए। थोड़ी देर तक उन दोनों के बीच बात हुई। बात होने के बाद ये तय पाया गया कि रात में इतने बजे तुम अपना सामान लेके, कुछ कपड़े ज़रूर ले लो, सामान लेके निकलो, हम तुम्हें पिक कर लेंगे और उसके बाद हम तुम और पिताजी तीनों लोग वापस जाएंगे एटा, अलीगढ़ उतरेंगे, अलीगढ़ से बस से एटा चले जाएंगे और फिर वहाँ चल के शादी करेंगे। अगले दिन बिल्कुल तय प्लान के हिसाब से वो सामान लेके रात में 11 बजे के आसपास निकली और सीधे उसको लेकर अनुराग अपने घर पर आ गया, पिताजी के पास। लेकिन 5-7 मिनट बाद ही महिला का पति भी वहां आ धमका और उसने ये पूछा कि तुम इतना सामान लेके क्यों घर से निकली हो? सीमा ने भी दो टूक जवाब दिया कि मैं इसलिए निकली हूं कि मैं अनुराग के साथ जा रही हूं, दोबारा तुम्हारे दरवाजे कभी नहीं आऊंगी, तुम मेरे लिए कर ही क्या सकते हो? तमाम अपशब्द कहे। अनुराग ये बात सुनता रहा। अनुराग ने पूछा इन 3 बच्चों का क्या होगा? उन्होंने कहा तुम्हारे बच्चे हैं, तुम जानो, तुम पालो पोसो, मैं एक बार यहां से निकल गई, मैं दोबारा नहीं आऊंगी। उसने अनुराग ने फोन करके अपने रिश्तेदारी के 2 चचाजाद भाई टाइप के लोग, इनको रात में बुलाया 11 बजे कि यहाँ पर आ जाओ। वो लोग भी आ गए और आते ही उन्होंने सीमा और अनुराग दोनों की पिटाई शुरू कर दी। सीमा ने फौरन 112 नंबर डायल कर दिया। जैसे ही पुलिस की गाड़ी का सायरन बजा, अनुराग और उसके 2 चचाजाद भाई वहां से भाग खड़े हुए। उनका पीछा सीमा ने किया और ये कहा कि दहेज उत्पीड़न का मुकदमा लिखवाऊंगी, सारी जिंदगी जेल में सड़ाऊंगी अगर दोबारा हमारे और अनुराग के बीच में आए। बहरहाल पुलिस आई, ये भाग खड़े हुए। तैयारी पहले से थी, थोड़ा डिले हो गया था। सामान लिया बाप ने, अनुराग ने और सीमा ने, और वहाँ से सीधे पानीपत रेलवे स्टेशन पहुँच गए। ऊंचाहार एक्सप्रेस से उनको आना था, थोड़ा आधा घंटा विलंब हो गया, इसलिए उनको इत्मीनान से वहाँ पहुँचते ही टाइम पूछा तो उनका साहब मिल जाएगी। बाहर ही टेम्पो से जब अपना सामान उतारा तभी अपनी पत्नी सीमा से कहा तुम 2 मिनट वेट करो, मैं अभी आता हूँ। आधे घंटे बाद स्टेशन के बाहर, जो हर स्टेशन के बाहर दुकानों की संख्या ज़्यादा और हर तरह की चीज़, यात्रा करने वालों को छोटी मोटी जितनी चीज़ें मिलती हैं वो जरूर स्टेशन के बाहर मिलती हैं, जिनमें चाकू भी है।
छोटी बड़ी हर तरह की चाकू। रास्ते में फल खरीदा है अगर किसी ने तो चाकू उसको काटने के लिए नहीं रहता, या कुछ खाने पीने की चीज़ें, तो वो छोटी चाकू वेंडर भी बेचते हैं और बाहर भी रहती है। अगर कोई जा रहा है लंबी जर्नी पर 10, 12, 15 घंटे की, तो उसको लगता है कि एक छोटी चाकू भी ले ली जाए। बहरहाल उसने बड़ी चाकू ली, बैग में रखा। शराब की एक शीशी 250 ml की या 200 ml की जो भी आती है वो शीशी ली ठेके से, और चूहा मारने वाली दवा ली। हर स्टेशन के सामने बीज भंडार और इस तरह की चीज़ें, मेडिकल स्टोर, छोटे मोटे धर्मशाले और होटल, ये सब मिल जाएंगे आपको। बहरहाल वो लिया, गया, टिकट लिया, ट्रेन मिल गई, बैठ गया। रास्ते में सीमा ने पूछा कि तुम क्या ले आए हो, इतनी देर लग गई। उसने कहा तुम चिंता न करो, अब देखो मैं कैसे तुम्हारे हस्बैंड को मजा चखाता हूँ। सारी जिंदगी अगर वो हमको याद करके अनुराग अनुराग न करे तब तुम कहना। सीमा जिद करती रही कि बता दो। उन्होंने कहा ना, अब जब काम कर लूंगा तभी बताऊंगा। ज्यादा जिद करने पर उसने बता दिया कि 2 दिन का इंतजार करो, ये जिंदगी भर के लिए जेल जाएगा तुम्हारा हस्बैंड। बाप के सामने मुझे और तुम्हें मारा है, हमारी बेइज्जती की है, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। बहरहाल अलीगढ़ स्टेशन इनको उतरना था। अलीगढ़ पहुंचने से करीब आधे घंटे पहले ये कंपार्टमेंट के बाथरूम में गया। शराब वाली देसी शराब की वो शीशी निकाली, 4-6 जो उसके चूहे मारने वाली दवा के जो टेबलेट्स थी वो उसकी भीतर डाली, और काफ़ी समय तक उसको शेक किया, खूब हिलाया ताकि वो घुल जाए। जेब में रखा और वहाँ से सीधे आके अपने पिता के पास बैठ गया। पिता से कहा कि आपके लिए, पिता शराब पीते थे उनके, शायद तभी ऐसा किया होगा, कि आप 2 दिन से परेशान हैं, घर पहुंचने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके लिए आपका सामान लाया हूं, लेकिन यहाँ ट्रेन के डिब्बे में पीना मना है, तो लिहाजा आप जेब में रखिए, चुपचाप बाथरूम में जाइए, वहीं पी लीजिए, और वहीं बाथरूम में ही वो डाल दीजिएगा, नीचे पटरियों में शीशी चली जाएगी। शराबी को जब उसका नशा फट रहा हो और शराब कोई दे दे, दिखा दे, दर्शन करा दे, तो फिर उसकी जो मन स्थिति होती है पीने वाला ही जान सकता है। बहरहाल फौरन उनके पिता यानी कि महेंद्रपाल सिंह ने, बुजुर्ग महेंद्रपाल सिंह ने उसे जेब में रखा, बाथरूम में गए, पूरा गटक गए, शीशी वहीं छोड़ दी, आए बैठे। 20 मिनट बाद अलीगढ़ जंक्शन आ गया। महिला सामान लेके उतरी, बाप के कदम उठते हुए लड़खड़ाने लगे। लड़के ने देख लिया, अनुराग ने, कि असर हो गया है। नीचे उतरते उतरते वो लड़खड़ा के गिरने से लगे। उनको सहारा देकर प्लेटफॉर्म नंबर 7 नंबर पे गाड़ी खड़ी हुई थी, पास के जो शौचालय होते हैं, सार्वजनिक शौचालय, वहाँ तक ले गया सहारा देकर, और वहाँ भीतर पहुँचने के 3-4 मिनट बाद ही रोता चिल्लाता सिर पीटता बाहर आया, और फिर ये बताया कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, फलाना हुआ, ठिकाना हुआ। ये पूरी सच्चाई अनुराग के श्रीमुख से सुनते ही आप सोच लीजिए लोगों के दिमाग में क्या होगा। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना कबूल करने के बाद अनुराग थाने में ही फूट फूट कर रोया, और ये कहता रहा कि इस महिला को पाने के लिए मैंने अपने उस बाप की हत्या की जिसका मैं इकलौता लड़का था, जिसने मेरी तमाम कमियों को हमेशा इग्नोर किया, पर्दा डाला, और यहाँ तक कि तमाम गलतियाँ होने के बावजूद
जब मैंने कहा कि मुझे जिस लड़की से शादी करनी है उससे आपका बात करना बहुत ज़रूरी है, तो मेरे साथ पानीपत तक गए। मैं जो कहता था वो मेरी हर खुशी पूरी करते थे और मैंने उनकी हत्या कर दी। मुझे जीने का मन नहीं है, अब मैं मरना चाहता हूँ। शुद्ध और देशी भाषा में इसको विधवा विलाप कहते हैं। सब करने के बाद बता रहे हैं कि दुख हुआ, पीड़ा हुई, जीना नहीं चाहता। अब ऐसे मूर्खों को क्या कहा जाए। आज की घटना, आज फिर अवैध संबंधों की बलि एक बुजुर्ग चढ़ गया। वो पिता था, उसका कोई कसूर नहीं था, उससे कोई मतलब नहीं था। बेटे की लाख गलती के बाद भी वो बेटे का घर बसाने में मदद करने को उसके साथ पानीपत गया। शादीशुदा प्रेमिका को अनुराग अपने पिता के पास ले आया, उससे हामी भरवाई कि मैं अपनी मर्जी से अनुराग के साथ जाना चाहती हूँ, शादी करना चाहती हूँ। बाप ने उससे एक सवाल पूछा, ये तुम्हारे 3 जो बच्चे हैं इनका क्या होगा? तपाक से उसने ये उत्तर दिया कि वो बच्चों को मैं उनके बाप के पास छोड़ दूंगी। मुझे नए सिरे से घर बसाना है। 3 बच्चों को लिए मैं कहाँ फिरती रहूंगी। बाप ने कहा कि ऐसा करना ठीक नहीं है। बच्चों का माँ से जो लगाव है वो बहुत होता है। बच्चों को माँ की याद आएगी तो उसकी कमी उसके बाप नहीं पूरा कर सकेंगे। मैं तो ये कहूँगा कि उन तीनों को भी अपने साथ ले चलो। अनुराग मेरा इकलौता बेटा है। मुझे ये महसूस होगा कि उसके 3 भाई और आ गए हैं। मैं उनको अपने बच्चों की तरह पाल पोस के बड़ा कर दूंगा। लेकिन सीमा, जो काल्पनिक नाम मैंने बताया, सीमा इसके लिए राजी नहीं हुई। फिर अनुराग उसे छोड़ने उसके घर गया और ये तय हुआ कि घर के पास उसे छोड़ देंगे। रात में वो कुछ कपड़े और सामान अपना लेके वहाँ से उसी जगह पर आएगी, उसे पिकअप करेंगे, घर ले आएंगे और फिर घर से वो, उसके पिताजी और सीमा तीनों रेलवे स्टेशन पहुँचेंगे। ऊंचाहार एक्सप्रेस का टाइम उनको पता था, तो ये तय हो गया कि ये सब हमें करना है। अच्छा, दोनों एक दूसरे के लिए इतने अंधे हो गए थे कि आंखों और बुद्धि पर मोटा पर्दा पड़ गया था। न बाहर की चीज भीतर समझ में आने लायक थी, न भीतर की चीज बाहर जाने लायक थी। इतना मोटा पर्दा पड़ा हुआ था। रात जब वो सामान लेकर निकलने लगी, पति की नींद खुल गई कटर पटर से। उसने देखा बैग उठाकर, कंधे पर एक बैग लाद कर वो धीरे से दरवाज़ा खोल कर जा रही है। पति ने दबे पांव उसका पीछा किया। मोहल्ले के बाहर जब उसे एक मोटरसाइकिल दिखाई दी जिस पे कोई एक व्यक्ति उसका इंतज़ार कर रहा था, उसी पर फौरन बैठ गई। वापस दौड़ता हुआ उसका पति आया, अपनी मोटरसाइकिल निकाली और उसका पीछा किया। ये घर पहुंचे ही होंगे कि 10 मिनट बाद ही पति भी घर पहुंच गया। पति ने सवाल दागने शुरू किए, ये कपड़े लेकर कहाँ जा रही हो? उसने कहा कि मैं अनुराग के साथ जा रही हूँ, दोबारा लौट के नहीं आऊँगी। और तुम्हारे पास है क्या कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ? और एक बात और ध्यान रखना कि मेरा पीछा मत करना, वरना पुलिस में FIR कराऊंगी कि दहेज के लिए मारपीट करते हो। सारी जिंदगी जेल में बीतेगी। ये धमकी और सामने सामने हो रही घटना ये पति को बर्दाश्त नहीं हुई।
उसने बाहर निकलकर अपने 2 चचाजाद भाइयों को आने के लिए कहा, जगह बताई, और फिर जैसे ही भीतर गया, पत्नी ने फिर पूछा, किसको बुला रहे हो फ़ोन करके, और हाथापाई हो गई। पति ने पहले अपनी पत्नी और बाद में अनुराग को पीटना शुरू किया। थोड़ी देर में उसके वो 2 रिश्तेदार भी आ गए। उन्होंने भी इनको पीटना शुरू किया, लेकिन जैसे इसने टेलीफोन करके अपने भाइयों को बुलवाया था, वैसे ही सीमा ने फ़ोन करके 112 नंबर पर पुलिस को बुला लिया। पुलिस के आने की आवाज़, सायरन, गाड़ी की आवाज़ जैसे ही आई, पति और उसके साथ के दोनों लोग भाग लिए। पुलिस आई, जिसने फ़ोन किया था उससे पूछा। उसने कहा कि अरे वो हमारा पति पत्नी का झगड़ा है, वो झगड़ा कर रहे थे, मुझे लग रहा था कहीं ज़्यादा मारपीट न दें, इसलिए मैंने बुला लिया था। अब वो चले गए हैं, आप लोग जा सकते हैं। जैसे ही वो सब भागे और पुलिस पीछे मुड़ के गई, अनुराग, वो महिला सीमा और उसके पिता तीनों स्टेशन पर पहुंच गए। पता लगा कि ऊंचाहार एक्सप्रेस थोड़ा लेट है। बाहर लोगों से पूछा, कुली ज़्यादातर समय बताते हैं, एग्जैक्ट समय बता देते हैं। आप जाते ही कि रास्ते में किसी कुली से भेंट हो जाए तो उससे पूछिए कि किस प्लेटफॉर्म पे आ रही है और कितने बजे आ रही है, वो आपको सही सही बता देंगे। उसने वहीं पर प्लेटफॉर्म आने या रेलवे स्टेशन के बाहर ही अपने पिता और उस लड़की को, उस महिला को बिठाया और कहा 5 मिनट में आ रहा हूँ। पिता को इशारा किया कि उसकी दवाई लेकर आ रहा हूँ। स्टेशन के बाहर के ठेके पर गया, एक शीशी शराब खरीदी। साथ में ही मैंने आपको बताया कि चाकू, इस तरह की चीज़ें मिलती रहती हैं, वहाँ ज़रूर मिलती हैं। हर स्टेशन के बाहर एक बड़ा चाकू खरीदा, सामान्य सा चाकू जो वहाँ बेचते हैं, सस्ता, बहुत सस्ता बेचते हैं। लकड़ी की बेंट उसमें लगी होती है, और चूहा मार दवा भी ली। सब लेके सामान के पास आया। पिता और उस महिला को लेके भीतर गया, वहाँ पर गाड़ी का वेट किया। थोड़ी देर में गाड़ी आ गई, गाड़ी पर चढ़ लिया, डिब्बे में बैठ गया। पत्नी ने पूछे कि क्या लाए थे, उनका कोई बात नहीं, तुमसे कोई मतलब नहीं, लेकिन गुस्से में था कि मैं तुम्हारे पति को ऐसा सबक सिखाऊंगा, उसे उसकी सातों पुश्तें याद करेंगी। बहरहाल जब अलीगढ़ रेलवे स्टेशन आने से आधे घंटे पहले वो कंपार्टमेंट के बाथरूम में गया, जेब से शराब की शीशी निकाली, उसमें जो चूहे मार दवा की टेबलेट लाया था वो उसके भीतर रखा, अच्छी तरह से उसे शेक किया, हिला लिया ताकि वो घुल जाए, फिर जेब में रखा और गया अपने पिता के पास बैठ गया। कान में कहा कि पिताजी आपकी दवाई ले आया था मैं, टाइम भी आपका हो रहा है, अब घर हम लोग पहुंच रहे हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें खुलेआम कंपार्टमेंट में पी नहीं सकते हैं, आप बाथरूम में चले जाइए, वहीं जल्दी से पी के और इसे वहाँ डाल दीजिएगा, वो नीचे चला जाएगा और उसमें रेलवे पटरी पर, और वहाँ टूट फूट जाएगा। बाप ने वैसा ही किया, गया, फौरन झटका दिया पूरी शीशी भीतर और वहीं उसको कमोड में डाल दिया। वो नीचे की तरफ, देशी वाले में जिसमें आपको नीचे का सब दिखाई देता है, डाल दिया, वो नीचे चला गया, मुंह पोंछ के बाहर आ गया। बड़ा खुश हुआ, मेरे बेटे ने मेरा ध्यान रखा। 20 मिनट बाद अलीगढ़ रेलवे स्टेशन आ गया। ऊंचाहार एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर रुकी। पत्नी अपना बैग, झोला ये सब लेके नीचे उतरी। अनुराग ने अपने पिता की खड़े होते समय ये हालत देखी तो समझ गया कि नशा और दवा का असर दोनों एक साथ हो गया है। प्लेटफॉर्म पे उतरते उतरते वो लड़खड़ाने लगे। फिर उनको आसपास नज़र दौड़ाई, पास ही में सार्वजनिक शौचालय रेलवे का दिखाई पड़ गया। किसी तरह उनको सहारा देकर वहाँ तक ले गया और 2-4 मिनट बाद ही वहाँ से भागा, सिर पीटने लगा। 112 पे फ़ोन किया, जीआरपी थाना
प्लेटफॉर्म पर ही होता है, वो भाग के आए, आरपीएफ वाले आए, बन्ना देवी की पुलिस थोड़ी देर में आ गई, मजमा लग गया वहाँ पर। हालांकि स्टेशन के बाहर उतरकर शराब के ठेके पर जाना, बीज भंडार पर जाकर वहाँ चूहे की दवा लेना और चाकू वाले से, जो रेहड़ी उस पर पटरी पर लगाते हैं, उससे चाकू खरीदना, सब सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया था और यही उसके खिलाफ एविडेंस भी हुआ। उनको जैसे ही भीतर ले गया, वॉशरूम में, बाथरूम में, शौचालय में, और जरा सा अगल बगल देखा कि बिल्कुल आड़ है, कोई देख नहीं रहा है, जेब से चाकू निकाला और तड़ तड़ 2 चाकू उनके सीने पे मार दिए। दूसरा चाकू जब मार के उसे निकालने लगा तो चाकू भीतर ही छूट गया, हत्था उसका हाथ में आ गया। वहाँ से बाहर निकला, पहले ध्यान नहीं दिया कि हत्था उसके पास है, उसमें खून भी लगा हुआ है। फिर वापस भाग के गया और प्लेटफॉर्म के उस तरफ जोर लगाकर उसने वो हाथ वाला हत्था फेंक दिया। ये सब बातें प्लेटफॉर्म की सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई थी। अब सोचने वाली बात यह है कि जो महिला अपने जने हुए 3 बच्चे, खुद के जन्म दिए हुए 3 बच्चों से जिसका कोई मोह नहीं है, जो उन्हें छोड़कर भाग रही है किसी दूसरे के साथ, वो अनुराग का कितना दिन साथ देती। मूर्ख अनुराग को ने भी कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि जो अपने बच्चों को छोड़कर, बिना किसी मोह माया के छोड़ के, और उसके साथ जा सकती है, हिम्मत कर सकती है, तो वो उसका क्या करेगी। और हुआ भी यही। जब मारपीट हुई, पुलिस बुला ली उसने, ये लोग भागे वहाँ से, तभी उसने कहा कि कुछ ऐसा करो कि ये सब जेल चले जाएं। अनुराग ने कहा उसी समय हमारे मन में आया कि अगर मैं पिताजी को मार दूं और बताऊं कि इन लोगों ने मारा है तो ये जेल चले जाएंगे, फिर हमारा विरोध करने वाला कोई नहीं होगा और हमें अपने साथ हुई मारपीट का बदला भी हमारा पूरा हो जाएगा। मतलब उस मूढ़मती को इतनी बात इतनी आसानी से दिमाग में आई जैसे वो जो करेगा उसका कभी पता नहीं लगेगा। इतना उकसाया घर से रेलवे स्टेशन तक आने में कि उसने निश्चय कर लिया कि आज बाप को मारकर इसके पति को जेल भिजवा दूंगा। मतलब किसी की मानसिकता किस स्तर पर जाकर कितनी गिर जाएगी, मति कितनी मारी जाएगी, ये कल्पना से परे है। दुश्मनी में, नाराजगी में, या बाप से मतभेद में, जमीन के बंटवारे में भाइयों के बीच, तब तो लड़कों ने इस तरह के जघन्य अपराध अपने बाप को मारने के किए हैं। लेकिन वो बाप जो उसकी 1000 गलतियों पर पर्दा डाल के हमेशा उसके साथ बना रहा, ये जानते हुए भी कि जिस लड़की से ये शादी करने जा रहा है उसके 3 बच्चे हैं, ये जानते हुए भी कि उसके ससुराल में उसका पति और भरा पूरा परिवार है, ये जानते हुए भी कि उसका उम्र का भी अंतर है, फिर भी वो शादी तय कराने के लिए अपने बेटे की जिद से उस लड़की, उस महिला के पास तक पानीपत गया। ऐसे बाप को सिर्फ इसलिए मार देना कि इसकी हत्या में इस महिला के पति को फंसा दूंगा, हमारा बदला पूरा हो जाएगा। तो ये जरूर ध्यान रखा जाए, किस्सा कोई परिवार के लोगों से यही कहूँगा कि जो एक झटके में अपने बच्चों के मोह से मुक्त हो जाए, बच्चों से मुंह मोड़ ले, मतलब माँ के लिए बच्चे क्या होते हैं ये माँ ही जानती है, इतनी कठोर हो जाए, इतनी निर्दयी हो जाए, उस पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।